ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है। कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है। कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। मतलब बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा, मैं भी सहमत हूं इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अभी जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अभी जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए वो कुछ नहीं कर पा रहे। इजराइल और अमेरिका। अमेरिका का तो अपन अभी साइड से रख देते हैं। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। भारत ने सप्लाई किए इजराइल को? भारत ने इजराइल को सप्लाई किए? अच्छा, भारत ने इजराइल को सप्लाई किए, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, बुलेट्स, तोप के गोली वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। 5600 शिपमेंट देखिए, बिग क्वांटिटी।
आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली है। सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। मुझे यही डर लग रहा है और मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया इस एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इजराइल। और इजराइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं था कि क्या उसके बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक जरा सी गलती भारत को बहुत अजीब सी स्थिति में धकेल सकती है। अच्छा, अब इस पूरे नजारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि ईरान, उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी ही हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अच्छा, टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है देखा जाए तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो ये त्रिकोण बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहां बैठता है? अभी जी इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताता हूं। अभी जी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूं, मानवता खत्म हो जाएगी, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। और ईरान ने, अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उनको भी अटैक करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी अलग अलग कंट्री में खाड़ी देश के। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा तो हमारे ये 49 की लिस्ट तैयार है और हम इन पे चालू कर देंगे अपनी बमबारी। जैसे वो लिस्ट उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फोन लगा के बताया होंगे या कुछ भी तरह से कम्युनिकेट कर दे, वो कंट्री सब घबरा गई। उस कंट्री के जो नेता थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात की और शायद मेरे ख्याल से एमबीएस ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोला कि आप रुक जाओ, कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर आधे घंटे बाद ही एक ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई है जो उसके लिए होने वाली थी और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत होगी। ठीक। अब अभय जी, ईरान ने तो मना कर दिया और हमने तो बातचीत करनी नहीं है, हम तो करते ही नहीं, हम तो अमेरिका से वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग। तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फंस गया, तो उसको लगा फिर मैं अकेली बातें कर रहा हूं, कोई इस्लाम किसी से बात ही नहीं कर रहा हूं। तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतर के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में, हम वो बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि बस होर्मुज को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है, और बड़े वो उसमें आए और बोले बस होर्मुज खुलने वाली है। अच्छा अभय जी, इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल है या आर्मी के चीफ है, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन केन, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रंप साहब से कि सर अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी है, फटाफट दोस्ती कर लेनी चाहिए या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए, कि अब हमने अगर लड़ाई करी तो हमारे पास जो रिजर्व कोटा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो गए कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंच गई। उनका कहना यह था कि अब हम जब निगोशिएट करेंगे ईरान से तो ये वाली बात सामने आ गई तो हम निगोशिएशन, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं रहते कि ईरान इस तरह की धमकियों से डर ही नहीं जाता पहले भी कभी। ये तुम्ही को लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट कर करके पैसे कमा रहे थे। वो ईरान तो कभी डर ही नहीं जाता, बट बहरहाल चलता रहा। अभय जी, अब उस ईरान ने कहा कि हाँ, हॉर्मुज को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और हम अमेरिका से नहीं ओमान से बात कर रहे हैं। तो उस बात को सुन के अमेरिका को बहुत बुरी तरह घबरा गया, बोले ये क्या बात है,
अभय जी, बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो मुझे लगता है। अमेरिका ने, थोड़ा सा इतिहास भी है, मैं आपको बताता हूं, बट अच्छा इतिहास है। अभय जी, ईरान और ओमान के बीच में एक TSS नाम का पैक्ट हुआ करता था 1960s में। उस TSS में क्या था? ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था अभय जी कि हॉर्मुज की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और निकलने का रास्ता था जहाज का, उसके बीच में ओमान और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ओमान की तरफ से घुसेंगे और निकल जाएंगे। बहुत थोड़ा एरिया जो है वो ईरान का इस्तेमाल होगा। ईरान ने 4-5 बातें बोली कि देखिए 60-65 साल से आपने इसको अपनी तरह चलाया, लेकिन आपने गलत चलाया। आपने इसकी में ऐसे ऐसे जहाज गए जहां से मिलिट्री घोषित हो और उन सामानों से ईरान को डायरेक्ट खतरा हुआ। अब ये पूरा रास्ता जो है वो हम मैनेज करेंगे। तो अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है अभय जी ओमान से, जिसके अंदर जहाजों के जाने पे वो जाएंगे ईरान के रास्ते से, निकलेंगे जहाज ओमान के रास्ते से। जहाज के जाना फ्री है, एग्जिट पे पैसे लगेंगे। 60 डेज टू 90 डेज इसी तरह से चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 90 डेज के बाद उस पर टैक्स चालू हो जाएगा लेने के लिए। वो फेयर बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोलेंगे वो उसको। दोनों जॉइंटली इसको मॉनिटर करेंगे, दोनों जॉइंटली इसको चलाएंगे। कि अब इसके अंदर कोई भी मिलिट्री जहाज हॉर्मुज की खाड़ी में बिना ईरान की परमिशन के घुस नहीं पाएगा। जो कि अमेरिका के जहाज, इजराइल के जहाज, ये सब जहाज उसकी एंट्री बंद। तो अमेरिका के हाथ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से निकल गया। अब बात खड़ी होती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में चुनाव, अभी मिशिगन में एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, उन्होंने वहां पे एक अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। उनका नाम है सैयद अल। हाँ हाँ। अब वो $60 बिलियन उनको फंड किया था उनके अपोनेंट को, उनको हराने के लिए। उसके बाद भी वो जीत गए। अगर जी एक चीज क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब बुरी तरह ये चुनाव हारना है। अगर वो मिशिगन का चुनाव उनके हाथ से निकल गया तो 5 राज्यों के चुनाव उनके हाथ से निकल जाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी 47 तक आ जाएगी। ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, जैसे चुनाव खत्म हो वो या तो अटैक कर दें या फिर और कोई रास्ता निकालें। मुझे लगता है अटैक करने का रास्ता ही अपनाएंगे ये। ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान ने बोल दिया कि आपको पॉज लेना है, आपको ब्रेक लेना है, पानी का ब्रेक, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक, जो वो फुटबॉल फीफा में थे, आप जितने ब्रेक लेना है ले लो, आप जब लड़ाई में राजी हो जाओ आ जाना। अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन खड़े हुए। अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट सा हो गया, बहुत ज्यादा मिलिट्री फ्रस्ट्रेट हो गई है उनकी बहुत बुरी तरह से। पूरे देश फ्रस्ट्रेट हो गए उनसे, सब देश अपना अलग अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं इधर उधर। तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अमेरिका के लिए। इन सबके बीच में अभय जी जो एक बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है, चाइना ये चाहता है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, विश्व में शांति आ जाए और जल्दी से जल्दी विश्व का ट्रेड अपने रूटीन में आ जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अभय जी, विश्व की राजनीति में चाइना डिसाइड करेगा कि अगले विश्व युद्ध में शांति हो या नहीं। अमेरिका के हाथ से तो बात निकल चुकी है और इस सब की लड़ाई में एक स्थिति और खड़ी हो रही है भाई जी। जैसे ये पाकिस्तान वाला पैक्ट हो गया, पाकिस्तान सऊदी अरब टर्की का पैक्ट हो गया, और भी चल रहा है। ईरान जो है अब वो रशिया और चाइना की तरफ झुकने के लिए पुश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना ईरान को जाने हाथ से नहीं देगा किसी कीमत पे भी। मैं आपको और एक बात बताता हूं आपके दर्शकों के लिए, बहुत ही अद्भुत बात है और आपको समझ में आएगा उससे अमेरिका का कितना सिनिस्टर प्लान था। जी आज सऊदी अरेबिया से अमेरिका का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट 0 हो गया। आज सारा क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका
वेनेजुएला से ले रहा है। ये वही वेनेजुएला है जहां 1 जनवरी को या 2 जनवरी को ट्रंप साहब ने वहां के राष्ट्रपति मेडोरो को किडनैप किया था घर से। अब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका को ये एहसास था कि हम अटैक करेंगे तो हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उन्होंने उसको इसलिए वहां से उठाया कि हमें ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलती रहे। तो इसका मतलब अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी 1 साल पहले से कर चुका था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बट लेकिन आज मुझे लगता है दर्शकों नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बड़ी विश्वसनीय लग रही है सुनने में। तो अब हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं, तो आप इस चर्चा का उपसंहार करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब मैं अब बताता हूं जी, जिन बातों का वर्णन कर रहे हैं वो बड़ी जटिल है, वो ये सब पूरा नजारा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली जी, मैं आपको एक बात और बताता हूं। अब अमेरिका ईरान से बोलेगा कि हम शांति प्रस्ताव करना चाहते हैं। अमेरिका, ईरान और अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा भाई जी। मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए। ईरान अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। अमेरिका से ईरान ये बोलने वाला है, ये अमेरिका ईरान अमेरिका से ये बोलने वाला है, आपने जो 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया था, जिसपे आपके राष्ट्रपति ने साइन किए थे, आप उसी को ऑनर करिए। हम उनके सुप्रीम लीडर ने यह बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं है। वो ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका को यह समझा देगा कि जिस कागज पर तुमने साइन करा है उसको ही ऑनर करो, अगर जिंदा रहना है तो।